बाबू मैं आपको अब किरण आरेख की रचना करना बताऊंगा और इसी किरण आरेख की सहायता से हम विभिन्न दूरियों पे प्रतिबिंब का बनना भी बता सकते हैं। कि कहीं पूछे कि जब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पे पड़े तो क्या होगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र वस्तु है तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब। इन सारे चीज़ों के बताने के लिए हमें किरण आरेख का रचना करना जानना जरूरी है कि किरण आरेख की रचना होती कैसे है। देखिए इसमें मैं 4 कंडीशन लिख दिया हूँ। ये 4 कंडीशन यदि आपको मालूम है तो आप किसी भी जगह पे वस्तु यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, आप प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका आप ये पता कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ये कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगी अवतल दर्पण में। अब बात है उपतल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में भी ये चारों कंडीशन में बताऊंगा, सिर्फ अभी अवतल दर्पण में देखिए। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आप एकदम कंफर्म हमेशा याद रखें कि मुख्य फोकस से होकर आने वाले मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। 2 कंडीशन, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। 2 कंडीशन समझ में आ गया। तीसरा कंडीशन है कि दर्पण के ध्रुव पे जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना के लौट जाएगी। अवतल दर्पण में जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना के लौट जाएगी। यदि कोई किरण 30 डिग्री का कोण बना के आएगी तो 30 डिग्री कोण बना के ही लौटेगी, 60 बना के आएगी तो 60 बना के ही लौटेगी। चौथा कंडीशन है वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें वक्र केंद्र से होकर ही लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से होकर ही क्या होती है, लौट जाती है। बस ये आप इतना याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से होकर लौट जाती है। यही अवतल दर्पण में, यदि इसी को उत्तल दर्पण में कह दे तो क्या कंडीशन होगा, तो देख लीजिए। उत्तल दर्पण में भी यही होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में तो जिधर पेंट किया होता है उसके साथ, जैसे अवतल दर्पण में है ना कि पेंट इधर से किया हुआ था तो इधर मुख्य फोकस इधर था, इसमें भी इधर होता है, लेकिन मतलब पेंट जिधर किया होगा मुख्य फोकस भी उधर ही होगा उत्तल दर्पण में। इसको याद रखने के लिए आप एक सबसे अच्छा तरीका से याद क्या रखिएगा कि जिधर धंसा हुआ पार्ट होता है मुख्य फोकस वक्रता केंद्र उधर ही होती है। ये जैसे अवतल दर्पण है तो चूंकि धंसा हुआ पार्ट इधर है तो P और F इधर होगा, F C से इधर होता है, इसमें धंसा हुआ पार्ट इधर है तो ये इधर होगा। ठीक है, मतलब जिधर धंसा हुआ होगा मुख्य फोकस वक्रता केंद्र सब उधर ही होता है। यदि कोई प्रकाश की किरण, लेकिन मुख्य अक्ष इधर भी है इधर भी है, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो अवतल दर्पण में क्या थी कि मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती थी, गुजरेगी यहाँ पे भी, लेकिन मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी नहीं है, ये गुजरते हुए प्रतीत होगी। मतलब देखिए यहाँ से पड़ी चल गई, जैसे ये प्रतीत होती है, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरते हुए क्या होगी, प्रतीत होगी। सेम वक्रता केंद्र पे भी यही होगा कि वक्रता केंद्र से कोई आएगी वक्रता केंद्र। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम दिखा दे रहे हैं, इस पर भी है ना सीधा में, यहाँ से यदि आएगी वक्रता केंद्र के ऊपर जाना चाहेगी तो फिर वक्रता केंद्र से होकर ही लौट जाएगी वो, मतलब जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बना के ये लौट जाती है। चलिए तो आपको ये अब समझ में आ गया। अब है कि विभिन्न दूरियों पे प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा। इसमें 6 कंडीशन होती हैं, 6 कंडीशन आप देख लीजिए, 6 कंडीशन। प्लीज़ मैं उतारता हूँ जैसे जैसे आप भी उतारते जाइए कॉपी में, तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आपको एक्स्ट्रा कोई ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा इससे, ना ही किसी टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा। हम जितना बता दिए वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, या फिर आप कोई भी कंपटीशन का यदि तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए, या फिर 10th बोर्ड का है तो भी ठीक है। अब देखिए इसमें मैं पहला कंडीशन कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, पहला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। आप याद रखिएगा कि जब वस्तु कहाँ हो,
वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है, यहाँ है वस्तु, हम सोचेंगे यदि यहाँ पे मान के चले कोई सूरज हो, टॉर्च हो, कुछ भी बारे है यहाँ पे, देखिए यदि मान के चले यहाँ सूरज ही है, सूरज की यदि रोशनी पड़ेगी तो क्या होगा कंडीशन, इस हर से तो सूरज की रोशनी जाएगी नहीं, जब भी जाएगी तो सूरज की रोशनी ऐसे आएगी, सीधा एक आएगी, तो जो सीधा आएगी सूरज की रोशनी वो कहाँ से जाएगी, गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी देखिए प्रकाश की किरण कोई ऐसे आएगी, दूसरा तो जो यहाँ से आगे आई, देखिए एकदम, क्योंकि मुख्य फोकस से होके आई तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब देखिए पहला किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आई तो मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, दूसरा किरण मुख्य फोकस से होकर आई तो मुख्य अक्ष से समानांतर हो गई। ये किरण कटी कहाँ पे, यहाँ पे कटी, इसका और देखिए एकदम सामने सामने कटे। इसका मतलब क्या है, आप भी कर सकते हैं, जब ये और ये दूरी नाप के एकदम बराबर बनाइएगा तो 100% है कि यहीं कटेगा, कहीं भी थोड़ा थोड़ा इधर भी नहीं होगा। मतलब कि जब वस्तु मुख्य वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनती है, वास्तविक बनती है, उल्टा बनती है और वस्तु के समान आकार का बनती है। ठीक है, वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होती है तो प्रतिबिंब क्या होगी, उल्टा होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगी। उसके बाद क्या होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक, उल्टा और समान आकार का, समान आकार की होगी। ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको। चलिए अब दूसरा कंडीशन, वक्रता केंद्र पे तो आप समझ गए। अब दूसरा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए हम कोशिश करते हैं, हमको मालूम नहीं है, हम देखते हैं कहाँ बनता है, सिर्फ हम फिगर बनाएंगे। एक मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो आप जान रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर आएगी, तो जो मुख्य फोकस से होकर आएगी देखिए कहाँ, यहाँ गुजरी। अब देखिए तो क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब इधर बन रही है, इसका मतलब वास्तविक है। जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इधर बने तो वास्तविक, इधर बनेंगे तो काल्पनिक। तो प्रतिबिंब कैसी बन रही है, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। मतलब जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनती है। याद रखिएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनती है। ठीक है, चलिए मिटा दूं इसको। अगला कंडीशन देखिए, ठीक है, जब वस्तु, तीसरा कंडीशन है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, तो भी हम दिखाते हैं कैसे बनेगा प्रतिबिंब इसका।
एक समानांतर आएगी प्रकाश की किरण। याद रखिए ये कौन सी कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो सबसे पहले इधर से एक प्रकाश की किरण आई जो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं, जो प्रकाश की किरण आए तो वक्रता केंद्र से होकर भी आ सकती है या फिर यहाँ से भी आ सकते हैं। वक्रता केंद्र से होकर लाते हैं, देखिए क्या होता है। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जो प्रकाश की किरण आती है वक्रता केंद्र से होकर ही लौट जाती है। तो यह कहाँ मिली, यहाँ मिली दोनों प्रकाश की किरण। मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक बन रही है, उल्टा बन रही है और छोटा बन रही है। तो क्लियर कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनती है। फिर सुन लीजिए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनती है। चलिए उतारिए इसको। मिटा दूं? ये चौथा कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो। तो देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनता है। कैसे बनता है, जब वस्तु यहाँ मुख्य फोकस पे है तो हमने क्या किया है कि एक किरण को ऐसे लाएं। तो आप जानते हैं कि जो ध्रुव पे आती है किरण वो जितना कोण बना के आती है उतना ही कोण बना के लौट जाती है। तो ये कोण बना के आई उतना कोण बना के लौट गई। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई है तो मुख्य अक्ष के जब समानांतर आए तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और ये देखिए तो ये कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, मतलब ये अनंत तक चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनती है, सीधा एक लाइन में। देखिए बहुत सारा जगह लोग बोल देते हैं कि जब अनंत पे वास्तविक बड़ा, तो ये तो कन्फर्म है कि चूंकि इधर बन रहा है तो वास्तविक बनता होगा। अनंत पे बनती है और वास्तविक बनती है, हम कह सकते हैं। लेकिन बड़ा बनती है, छोटा बनती है, उल्टा बनती है, सीधा बनती है, इसे कहना संभव नहीं है क्योंकि अनंत पे कोई जाके देखता नहीं है। तो चूंकि अनंत पे कोई जाके देखता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वह उल्टा बनी, सीधा बनी, कैसे बनी। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि वह वास्तविक बनी होगी क्योंकि चूंकि इधर बन रही है प्रतिबिंब तो निश्चित है कि वस्तु के साइड बना है तो वास्तविक ही होगा। लेकिन उल्टा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कोई बता सकता है। सीधा होगा या फिर बड़ा होगा, छोटा होगा, ये कोई बता नहीं सकता है। इसीलिए हमने सिर्फ इतना ही लिखा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनती है और अनंत पे बनती है। देखिए जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब इसका मुख्य फोकस पे बन रहा है, नीचे बना चूंकि उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा, मतलब ऊपर तो बहुत बड़ा होगा ना, ये तो बहुत छोटा बनता है क्योंकि ऊपर में जो है बड़ा है। तो वास्तविक, क्योंकि सूरज चांद ये सब हम बना के देखते हैं इसलिए हम कहते हैं कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब मुख्य फोकस से बनता है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो दर्पण का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। लिख लीजिए इस फिगर को, बना लीजिए। देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, याद रखिएगा काल्पनिक बनती है। कैसी बनती है, काल्पनिक, चाहे इसको हम अवास्तविक कह सकते हैं, अवास्तविक बनती है, बड़ा बनती है और सीधा बनती है। सीधा बनती है, ठीक है। याद रखिएगा जब वस्तु मुख्य फोकस और किसके बीच हो, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, वस्तु से बहुत बड़ा,
और सीधा बनती है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनती है। जब वस्तु कहाँ रहती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच है। तो इसको बनाने का देख लीजिए कैसे बना है। जब एक प्रकाश की किरण यहाँ आई सीधा, तो सीधा आई मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई और इसको हम आगे की ओर डॉटेड कर दिए क्योंकि इधर गुजरते हुए प्रतीत होगी। फिर ये किधर से आई, तो ये यहाँ आई, फिर ये चली गई इधर, ये भी इधर प्रतीत हुई। ये दोनों कहाँ कटे, यहाँ कटे। इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनी काल्पनिक प्रतिबिंब या अवास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु छोटा है, ये प्रतिबिंब बड़ा है, ये भी सीधा है, तो इसी की तरह का ये भी सीधा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अवतल दर्पण में मैंने आपको 6 कंडीशन बताया कि 6 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब अगला है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की निर्माण कैसे होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब बाबू मैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, मतलब वस्तु कहीं भी रहे प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनेगा। किरण आरेख की रचना आपको आता ही है, बस आप बना सकते हो इसमें। ये उत्तल दर्पण है। देखिए, यदि वस्तु को मैंने यहाँ पे रख दिया, एक F यहाँ होगी, C यहाँ होगी, P यहाँ होगी। देखिए, एक मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, तो आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरणें वह मुख्य फोकस से गुजरती है, लेकिन चूंकि यह उत्तल दर्पण है इसलिए गुजरेगी नहीं, यह गुजरते हुए प्रतीत होगी और ये ऊपर की ओर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो है इस पे यदि हम वक्रता केंद्र से होकर ले जाएं, या मुख्य फोकस से ही होकर जाता है, यहाँ देखिए ये सीधा इस पे यदि पड़ी, ध्रुव पे पड़ी है, तो जो ध्रुव पे पड़ी है तो जितना कोण बना के आई उतना ही कोण बना के ये लौट जाएगी, तो ये लौटेगी इधर से, जितना कोण बना के उतना कोण बना के, तो जब लौटेगी ये तो यह कट गई, मतलब ये। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण में हो, उत्तल दर्पण के सामने रखा हो कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, छोटा और सीधा बनता है। काल्पनिक, छोटा और सीधा बनता है। आप याद रखिए, काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। अब बात यहाँ पे एक मैं उस समय से बोल रहा हूँ, प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, आखिर प्रतिबिंब है क्या, किसको कहते हैं प्रतिबिंब? ये तो आप जान गए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, अवतल दर्पण में कैसे बनता है, बट प्रतिबिंब है क्या, किसको कहते हैं प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं ये जान लीजिए। आप अपने आईना में कभी शक्ल देखा है, वो एक प्रतिबिंब है। हमारा जो हम आईने में शक्ल देखते हैं, हम अपनी प्रतिबिंब को देखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या है, सो सुन लीजिए। प्रतिबिंब का जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होते हुए दर्पण पे पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पे एक चित्र का निर्माण होता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से सुन लीजिए कि किसी वस्तु से होकर आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण पे पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पे बने चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, इससे पहले तो हम आपको प्रतिबिंब का बनना बता दिया कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए कैसे प्रतिबिंब। ये वस्तु है, एक प्रकाश है, इधर प्रकाश पड़ा, तो ये प्रकाश से पड़ा तो इस पर पड़ा। तो क्या हम बोले हैं कि जब कोई वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए, दोनों प्रतिबिंब प्रकाश की किरणें एक जगह कटी, ये कटी या कटती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु पे एक चित्र का निर्माण होता है। ये जो चित्र का निर्माण होता है, इसी चित्र को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको लिखिएगा कैसे, ये फोटो नहीं बनाना है आपको, फिगर मतलब नहीं बनाना है, आपको पहले लिखना है। कैसे लिखिएगा कि यदि किसी प्रकाश स्रोत से, चाहे यदि किसी वस्तु से होते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पे एक चित्र का निर्माण होता है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक अवास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा अवास्तविक। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा
अवास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिएगा, वास्तविक कटान से जो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अवास्तविक कटान से जो बनता है अवास्तविक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा हमेशा कि उत्तल दर्पण में हमेशा अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और अवास्तविक। एक कंडीशन है जो अब देखे होइएगा कि जब मुख फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब इस साइड बनी थी, वह क्या थी? अवास्तविक प्रतिबिंब थी। ठीक है, तो आप याद रखिए, आप कभी इस पे आपसे भी पूछ सकता है कि अब वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, तो आप एक लाइन में मतलब लिख सकते हैं इसको कि वह प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब है, जो काल्पनिक कटान से बनता है वह अवास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अवास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, अवास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब सीधा भी बनता है उल्टा भी बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा अवास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है अवास्तविक भी बनता है। ठीक है, मिटा दो इसको। 2-3 टॉपिक इसमें और है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक है चिन्ह परिपाटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ये तो है बहुत ही आसान, बट बच्चे फंस जाते हैं इसमें। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं फंसिएगा। देख लीजिए, चिन्ह परिपाटी मतलब क्या है, सो देखिए। आप एक चीज याद रखिएगा, दर्पण में कोई भी दूरी P से ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं वस्तु की ओर, और इसमें है क्या, ध्रुव से मापी जाएगी, ये हो गई F C, यहाँ F। ठीक है, ये दर्पण है आपको अवतल दर्पण। दोनों दर्पण का कंडीशन मैं दिखा देता हूँ आपको। हम आशा करें कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है उत्तल दर्पण। देखिए फिगर में एकदम साफ साफ दिख रहा है, देख लूँ, हाँ दिख रहा है फिगर। देखिए, चूँकि यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मुख्य फोकस वक्रता के देना। हमने क्या बोला है कि वस्तु की ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो वस्तु इधर रहेगी ना, चूँकि इधर तो पेंट किया इधर रहेगी, तो मतलब इधर ऋणात्मक। मतलब अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता केंद्र सब का सब मतलब ये भी ऋणात्मक होती है, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होते हैं। परंतु उत्तल दर्पण में F जो है पॉजिटिव होती है और वक्रता केंद्र भी मतलब वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि वस्तु इधर है तो वस्तु की ओर की दूरी ऋणात्मक होगी, तो वस्तु की दूरी की ऋणात्मक होगी तो दूसरी ओर क्या होगी, धनात्मक। आप एक लाइन में याद रखिए कि जिधर वस्तु होती है उधर की दूरियां ऋणात्मक होती है, दूसरी ओर की दूरियां धनात्मक होती है, और सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्रुव से वस्तु की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी और दूसरी साइड की दूरियां धनात्मक होगी। और दूसरी वस्तु की मतलब वस्तु जिधर होगा ऊपर की ओर की दूरियां जो होगी वो भी धनात्मक, यदि ऊपर की ओर की लंबाई है तो वो भी पॉजिटिव होगी, या अवतल हो चाहे उत्तल हो, और नीचे की जो ऊंचाई है वह निगेटिव होगी। आप याद रखिएगा हमेशा कि नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक, ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है। ठीक है, मिटा दे रहा हूँ मैं इस पर। ऐसे आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं, 2 मिनट हम टाइम दे सकते हैं आपको, उतार लीजिए आप। चलिए मैं मिटा दूं। अभी 1-2 टॉपिक और हैं, मैं 2 टॉपिक और है, कम से कम इस दोनों को मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको।
एक टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन क्या है? तो आवर्धन का डिफिनेशन आप एक लाइन में याद रखिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी ऊंचाई होगी ना, उसको ऊंचाई को हम h डैश मान लेंगे और इसको h मान लेंगे। आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान, इसको हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, इसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के ऋणात्मक मान को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक मान को आवर्धन कहते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आप इसको लिख लीजिए बाबू। ठीक है, मिटा दो। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के मान को चाहे अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के ऋणात्मक मान को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को आप याद रखिएगा m के द्वारा दर्शाया जाता है। आवर्धन को m के द्वारा दर्शाया जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका इकाई नहीं होता है। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर में मैं आपको बहुत ही ईजी वे में देता हूँ। ये अवतल दर्पण है जो कि आप देख रहे हैं, ये चलना बंद हो गया। अवतल दर्पण है ये एफ सी पी। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? देखिए, ये प्रकाश की किरण है, सीधी आई, मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण है, एफ से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण देखिए, यह भी मुख अक्ष के समानांतर आई, ये भी एफ से होकर गुजरेगी। तीसरी प्रकाश की किरण आई समानांतर, ये भी एफ से होकर गुजर गई। चौथी कोई नीचे से भी यदि आ रही है प्रकाश की किरण, मुख अक्ष के समानांतर आ रही है, ये भी एफ से होकर गुजरेगी। कोई दूसरी किरण इधर से जा रही, मान के चलिए यह भी मुख अक्ष के समानांतर आ रही है, तो जब मुख अक्ष के समानांतर आए तो आप जानते हैं मुख फोकस से होकर गुजरेगी। मतलब ये कि मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के एक ही बिंदु पे अभिसरित, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के एक बिंदु पे अभिसरित होती है। सारी की सारी किरणें एक ही बिंदु पे अभिसरित होती है। इसी कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कोई पूछे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। इस कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, हमें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? सी, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। याद रखिएगा,
अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, ये समानांतर आई प्रकाश की किरणें थोड़ा ये फिगर सही नहीं बन रही है। को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। तो क्यों कहते हैं अपसारी दर्पण? देख लीजिए इसको। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपको दिखा रहे हैं इसमें FCP, समानांतर प्रकाश की किरण आई, दूसरी प्रकाश की किरण भी देखिए, ये भी समानांतर आई, कोई नीचे से भी प्रकाश की किरण यदि समानांतर गई, और कोई अगली प्रकाश की किरण ये भी समानांतर यदि आई, अब देख रहे हैं सारे कंडीशन में कि जितने भी प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे अभिसरित हो रही है, मतलब कटते हुए प्रतीत हो रही है। तो चूंकि एक बिंदु पे ये अपसरित हो रही है, इसलिए हम इसको अपसारी लेंस कहते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश की किरणें आती है वह सारी की सारी एक बिंदु पे कटती है। देखिए, एक बिंदु पे कट रही है ना, प्रतीत हो रही है, मतलब कटते हुए। तो यह क्या है? अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण इसको इसलिए कहते हैं कि जितने भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वह उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे अपसरित होती है। अपसरित होने के कारण इसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, मिटा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उतार लीजिए।